हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लेसन 3 खुशबू आज भी याद है। मतलब इस नाम से आपको क्या समझ आ रहा है? खुशबू आज भी याद है, ऐसा मतलब कि कुछ यादें हैं जो वो इस चैप्टर में बताने की जा रहे हैं और हम आगे पढ़ते हैं। पाठ प्रवेश। समय निरंतर आगे बढ़ता जाता है क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता। समय का काम क्या है? बढ़ते जाना। हम भी समय के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं और पीछे छूट जाती हैं स्मृतियाँ। स्मृतियाँ मीन्स यादें। कुछ स्मृतियाँ कटु अनुभवों से भरी होती हैं जिन्हें हम याद नहीं करना चाहते, परंतु कुछ स्मृतियाँ इतनी मधुर होती हैं जो हमारे संपूर्ण जीवन पर अपनी छाप छोड़ जाती हैं। कुछ स्मृतियाँ मीन्स कि कुछ यादें ऐसी होती हैं, कुछ ऐसे पल होते हैं जो हमने बड़े ही खुशी से, बहुत ही अच्छे से, बहुत इंजॉय करके जो बनाए होते हैं और फिर हम बाद में जब उन्हें याद करते हैं तो हमें बहुत अच्छा फील होता है। लेकिन कई यादें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें याद करते हैं तो वो हमें अच्छा नहीं लगता और हमें उसे भूल जाने ही बेहतर समझते हैं। तो ये यादें ही तो हैं जो हमारे संपूर्ण जीवन पर अपनी छाप छोड़ जाती हैं। मीन्स अपनी जो एक समझ लो अपनी जिंदगी पे छाप छोड़ना है, किसी चीज की स्टैंप लग जाती है कि हाँ भाई ये यादें हैं हमारी, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, यहाँ गए थे घूमने तो ऐसे हो गया था, हमने ये देखा था, हमने ये खाया था, हमने ऐसे मजे किए थे, ऐसे ये यादें हमें याद रह जाती हैं। यह संस्मरण ऐसी ही स्मृतियों से परिपूर्ण है। ये चैप्टर जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो इन्हीं बातों से रिलेटेड है, यादों से। वो बता रहे हैं कि बात उस समय की है जब मैं बुनियादी स्कूल में पढ़ता था। बुनियादी में जो हमारे जो उस टाइम के गांव में जो स्कूल बने हुए होते थे तो उन्हें क्या कहा जाता था, जैसे पहले के टीचर होते थे वो बाहर ब्लैक बोर्ड लगा के और बच्चे नीचे दरी जो होती है जैसे कुछ मैट होता है उस पे बिछाकर लोग बाहर ही वो बच्चे बैठते थे लाइन में और मास्टर जी उन्हें पढ़ाया करते थे। वो उसे बुनियादी स्कूल कहा जाता था। ताजवीर मेरा पक्का दोस्त था, मीन्स मेरा बेस्ट फ्रेंड। ताजवीर है उसके दोस्त का नाम और वो उसका पक्का दोस्त है। ताजवीर मुझसे लंबा था, वह पढ़ने लिखने में होशियार था, फिर भी वह मेरी नकल करता। मैं जैसा करता वह भी वैसे करता। मैं घर में पढ़ने लगता तो वह भी पढ़ने बैठ जाता। मैं घूमने निकलता तो वह भी पीछे पीछे आ जाता। यह और बात थी कि ताजवीर मेरी बहुत मदद करता था और वो कह रहा है कि मेरी नकल तो करता था लेकिन मेरी मदद भी करता था। हम दोनों एक दूसरे से अपनी बातें साझा करते थे। वो कह रहा है कि हम दोनों एक दूसरे से अपने जो प्रॉब्लम्स होती थी, जैसे कि अगर आपको कोई पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने फ्रेंड से डिस्कस करते हो और वैसे ही वो अपनी फ्रेंड से वो बातों को साझा मीन्स एक दूसरे से बताना, हेल्प लेना, बता देना कि हाँ मेरे साथ ऐसे हुआ है या वैसे कुछ भी व्हाटएवर। हम 1-1.5 घंटा पैदल चलकर स्कूल जाते थे। 1-1.5 घंटा पैदल चलकर स्कूल पहुंचना। आप चल सकते हो 1-1.5 घंटा पैदल? सोच लो क्या होगा। दूर दूर तक मोटर मार्ग नहीं था, मीन्स कच्चे गांव, मीन्स कच्ची जैसे मिट्टी वाला होता है ना, आप जैसे पार्क जाओ तो वहाँ जो जहाँ पर ग्रास होती है तो वो मिट्टी में होती है, वो ऐसी कच्ची रोड्स होती थी। तो दूर दूर तक मोटर मार्ग नहीं था, वो ये बता रहा है। की सड़कें दूर दूर तक नहीं थी, बहुत ज्यादा कितने किलोमीटर चल के तब शहर की सड़कों जैसी सड़कें पहुंची थी, मतलब मिलती थी उन्हें जितना चलने पर। अब तो आपके लिए स्कूल बसें आ जाती हैं, वैन है, गाड़ियां हैं, कैब है, ठीक है ना। गांव से कोई शहर जाता, जैसे गांव में कोई आया हो और वापस रिटर्न शहर को जा रहा हो तो जो बूढ़े बच्चे और जवान मुंह अंधेरे का मतलब होता है कि जो अर्ली मॉर्निंग अंधेरे जैसा होता है ना, आधी सुबह होती है आधी रात होती है, उसे विदा करने जाते थे क्योंकि उस टाइम ही बस आती होगी वहाँ पर, तो उनको ड्रॉप करने के लिए जाते थे, छोड़ने जाते थे। गांव में बनी चीज़ों को, जो गांव की जो बनी चीज़ों की छोटी छोटी पोटलियाँ बनाई जाती थी। अब वो कह रहे हैं कि गांव में ना
छोटी छोटी पोटली इन द सेंस कि कोई भी एक थैला सा या कोई कपड़े के अंदर ही उस चीज को बांध कर, उसकी पोटली बनाकर बांध कर उनके साथ भेज दिया करते थे। जैसे पहले आप तो लंच बॉक्स ऐसे ऐसे चल गए हैं, तो वो लोग बैग में, उनके पास बैग तो होता नहीं था, तो उसके लिए क्या करते थे, वो एक ऐसी पोटली सी बना देते थे, और जो जाता था बाहर शहर से वापस लौटता था गांव से, तो पोटलियां बनाकर उन्हें उनके साथ दी जाती थी। तो वो क्या करते थे, इन्हें सिर पर उठाकर मोटर मार्ग तक छोड़ने जाने का काम हम बच्चों का ही था। वो बच्चे होते थे, करते ना, जैसे आप छोटे छोटे बच्चों को कोई काम बोल दो कि बेटा यहाँ से ये ला दे, तो वो लेके आ जाएगा, ठीक है ना, कुछ हेल्प कर देते हैं बच्चे, या मंगवा लेते हैं, बड़े कोई काम करवा लेते हैं। तो पहले के गांव के लोग भी ऐसे करते थे, और वो बच्चे तो बड़े खुश होकर वो काम करते थे। उसमें तो उनको महानता हासिल थी कि बड़ा गर्व महसूस होता था, हाँ हमें ये काम मिल गया, अब तो मजे आएंगे, अब तो हमें कुछ मिलेगा जब हम उनको छोड़ कर आएंगे। वो अपने सर पे गट्ठर उठा के उनको वहां तक छोड़ के आते थे। उन दिनों शहर जाने वाले का सामान छोड़ना गर्व की बात समझी जाती थी। वाह वाह, गर्व, बहुत अच्छा महसूस होता था उन्हें कि ये काम हमें दिया गया, अरे वाह। बदले में 50 पैसा और 1 रुपए का नोट बख्शिश मिला करती थी। बताओ, 50 पैसे और 1 रुपए की बख्शिश में कितने खुश हो रहे हो बच्चे। आप लोगों को 50 पैसे और 1 रुपए का नोट दिया जाए तो आप कितने खुश हो गए। हाँ, इसी तरह से वो बता रहे कि हमें क्या मिलता था, ये काम करने के बदले हमें 50 पैसे या 1 रुपए का नोट बख्शिश में मिलता था, और हम बड़े खुश हो जाते थे। शहर से गांव आने वाली बस शाम को पहुंचती थी। यही बस सुबह शहर लौट जाया करती थी। हमें बस देखने का मौका कभी कभी ही मिलता था, क्योंकि वो कभी कभी किसी को छोड़ने जाते थे, तो वो तभी तो देख पाएंगे ना बस को, क्योंकि वो तो गांव से दूर है। जहाँ से बस आती है वो जो जगह है उनके गांव से काफी डिस्टेंस, काफी किलोमीटर दूर है। वो ये बता रहा है कि उसे ऐसा बस देखने का मौका कभी कभी ही मिलता था। स्कूल में आकर हम बताते थे कि इस बार की बस का नंबर फला फला है, और वो स्कूल जब पहुंचते थे सुबह, तो वो डिस्कस जैसे फ्रेंड बताते कि यार हम तो ऐसे करके आए थे, हमने तो वहाँ घूमा था। तो वो भी ये बता रहे हैं कि बस का नंबर ना पता नहीं फला फला था, उसको याद नहीं होगा, इसलिए उसने ऐसे बोल दिया। मेरे गुरुजी हमारे ही गांव के थे। गुरुजी मीन्स जो उन्हें पढ़ाते थे, उनके टीचर, उनके प्रोफेसर, सर, जो भी है। तो वो पहले के जो बच्चे होते थे गांव में, जो स्कूल हुआ करते थे, उन्हें वो क्या बुलाते थे, गुरुजी। छोटा हो या बड़ा, गांव का हर आदमी उन्हें गुरुजी ही कहता था। गुरुजी के बाल झक सफेद हो चुके थे। झक सफेद इन द सेंस कि पूरे कम्प्लीटली वाइट ग्रे हेयर्स हो चुके थे। वे मोटा चश्मा पहनते थे। उनके जो चश्मे के लेंसेज थे वो बहुत काफी ज्यादा नंबर के होंगे, मोटे मोटे लेंसेज होंगे। खादी का कुर्ता काफी स्टफ उसका थिक होता है, और चौड़ी मोहरी वाला मीन्स जिसमें पैरों में पजामा पहनते हैं, जो उनकी नीचे की साइड होती है ना, जहाँ पे हमारी हील होती है, उसका जो नीचे का हील वाला जो एरिया होता है उसे मोरी बोला जाता है, कि वो काफी खुली हुआ करती थी। लंबा खद्दर का पैजामा, ऐसे पहले के टीचर्स ऐसे पहनते थे। यही उनका पहनावा था, और उनके ड्रेस का जो ड्रेसअप था वो डेली का यही था, कुर्ता पैजामा। उनके कंधे पर हमेशा एक झोला टंगा रहता था। झोला इन द सेंस मैंने बताया था आपको, जो कपड़े का सिला हुआ थैला सा होता है, उसी में सामान डालकर पहले के लोग आया जाया करते थे, उसी में सामान डालकर। दाएं हाथ में लंबी छड़ वाला काला छाता, काला मतलब पहले की लंबी स्टिक होती थी छाते की, और काले रंग का छाता, ऑलमोस्ट यही कलर का छाता पहले के लोग लेके चला करते थे, ताकि अगर वो पैदल का डिस्टेंस तय कर रहे हैं तो उसमें काफी गर्मी, धूप, बारिश कुछ भी हो सकता है, तो उससे बचने के लिए उन्हें छाता ही लेना पड़ता था। वे कभी कभी उसे गर्दन के पीछे कुर्ते में खोस कर चलते थे। जैसे कुर्ता है पीछे, जो हमारे जो गर्दन की जो वो कॉलर होता है ना कुर्ते का, उसकी जो बैक साइड होती है उसके अंदर ही फंसा के, तो पहले के गांव के लोग ऐसे ही चलते थे। वे फल लगाते थे, क्यारियां बनाते थे, जंगल जाकर लकड़ी काटते थे। जड़ी बूटियों का उन्हें अच्छा ज्ञान था। वो बोल रहे हैं कि वो फल लगाते थे, मतलब उन्हें शौक था इस चीज का, गार्डनिंग का। क्या
क्यारियां क्या होती हैं? क्यारियां वो होती हैं जिनकी कच्ची जमीन होती है बाहर। हमारी फ्लैटों में थोड़ा ना हो सकता है ऐसा। आजकल हमारे यहाँ पर जैसे शहर हैं उनमें तो स्पेस की प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते, उसके लिए हमें वास वगैरह लगाना पड़ता है या कुछ। लेकिन जहाँ गांव होता है, गाँव में बाहर की जगहें होती हैं तो वो कच्ची होती हैं, साइड्स के कॉर्नर होते हैं, उसमें मिट्टी होती है, तो वो उसके अंदर ही कुछ ना कुछ लगा लेते हैं। जैसे कि कोई फल के पेड़ हो गए, छोटी छोटी जैसे क्यारियाँ बना के उसी में सब्जियाँ उगा लिया करते थे। तो और जंगल जाकर लकड़ियाँ काट के लाते थे। पहले के लोग जो चूल्हा जलाते थे, जब ये गैस स्टोव वगैरह नहीं आया था तो क्या होता था, जंगल जाकर लकड़ी काट के तो लाते थे और चूल्हे जलाकर रोटियां सब्जियां बनती थी। जो अब बर्तन यूज होते हैं वो पहले बर्तन कहाँ यूज होते थे? पहले मिट्टी के, एल्यूमिनियम के, कांसे के, जो ये चीजें थी वो यूज होती थी। जड़ी बूटियों का मीन्स जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां होती हैं उनको अच्छे से ज्ञान होता है। जड़ी बूटियां जैसे कि अब जैसे तुलसी का पौधा है वो बहुत चीजों में काम आता है। इसकी नॉलेज तो सबको ही है कि हाँ भाई तुलसी इस चीजों में काम आती है, कफ में, जुकाम में, बुखार में। बट ऐसी और भी बहुत से प्लांट ऐसे हैं जो आयुर्वेद में उनकी बहुत जरूरत होती है, वो बहुत ही इफेक्टिव होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि इस चीज का भी उनके टीचर को बहुत ही अच्छा ज्ञान था। गांव की दुख तकलीफों में खड़े होते थे, मतलब गांव में कोई चीज हो गई है, कोई प्रॉब्लम में है तो उनकी हेल्प करना, उन्हें सजेशन देना कि भाई ऐसे नहीं तो ये सब करके, ऐसे करके ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। शादी ब्याह में सबसे पहले और सबसे आगे खड़े रहते थे। मतलब वहाँ पे गांव में जब किसी की शादी होती थी तो वो सबसे आगे पहले नंबर पे ही उनकी मदद के लिए तैयार रहते थे। दूर दूर तक वे अकेले ही पढ़े लिखे संवेदनशील इंसान माने जाते थे, क्योंकि गांव में सिर्फ वही तो थे जो पढ़े लिखे थे, समझदार थे। संवेदनशील क्या होता है? मीन्स एक दूसरे को समझना अच्छे से, किसी का ईगो नहीं है या कोई ऐसा नहीं है कि हाँ भाई ये मेरे से क्या पूछ रहे हैं। भावुक हो जाना, किसी के दुख तकलीफ को देखकर वो खुद भी दुखी हो जाना, उसको संवेदनशील इंसान कहते हैं। संवेदनशील इंसान माने जाते थे। उनके सैकड़ों विद्यार्थी थे, सैकड़ों मीन्स सैकड़ों तो 100 में ही आता है, उससे ज्यादा विद्यार्थी थे जिन्हें अक्षर ज्ञान देने वाले वे पहले अध्यापक थे। मेरे गुरुजी रिटायर होने वाले थे। वे अक्सर हमसे कहते, अरे तुम्हारे माँ बाप दादाओं को भी मैंने पढ़ाया है, अब बहुत हो गया। बाप दादाओं को अगर पढ़ाया है उस टीचर ने तो सोचो उसकी एज क्या होगी कि उनके बाप दादाओं को भी पढ़ाया, मीन्स फादर को भी और फादर के फादर को भी, दादाओं को भी पढ़ा दिया है, तो काफी एज का है वो। तो वो कह रहा है कि अब बहुत हो गया, अब तुम्हें पढ़ाने शहर से कोई नए माँ साहब आएंगे। अब वो ये कह रहे हैं कि भाई अब तो मैं तो जितना पढ़ाना था मैं कर चुका, अब मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा, अब तुम्हें ये पढ़ाने के लिए माँ साहब मीन्स नए मास्टर जी आएंगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि मास्टर कैसे होते हैं। अब वो उन्हें बता रहा है कि मैं तो यहाँ से चला जाऊंगा, जो नया मास्टर आएगा अब उसका तो वो उसको कुछ पता नहीं कैसा होगा, तो वो उस बच्चे को बोल रहे हैं कि अब तुम्हें पता चलेगा मास्टर कैसे होते हैं। क्योंकि वो तो एकदम वो थे कि हर किसी को नॉर्मल ही बच्चों को भी प्यार से समझाते थे, दूसरों की भी मदद करते थे। अब ये टीचर को तो पता नहीं है कुछ कैसा होगा, इसीलिए वो इनको ऐसे कह रहा है कि तुम्हें पता चलेगा जो मास्टर नया आ रहा है वो कैसे होते हैं मास्टर। हमें लगा कि गुरुजी यूं ही मजाक कर रहे हैं, रिटायर शब्द हमारे शब्दकोश में जो नहीं था। वो कह रहे हैं कि चलो वो बोल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं शायद। रिटायर क्या होता है वो शब्दकोश में, डिक्शनरी में तो उनको पता ही नहीं है रिटायर होते क्या है, रिटायर वर्ड क्या होता है, हमें मालूम क्या था, वो ये कह रहे हैं। फिर वही हुआ जो गुरुजी ने कहा। एक दिन अचानक मैंने सुना कि नए मास्टर जी आ गए हैं। उनका नाम क्या है? राम रतन सिंह राव। इतना लंबा नाम ही किसी का हो सकता है? मैं चौंक पड़ा था। नए माँ साहब गुरुजी के यहाँ ठहरे। कौन? जो नए मास्टर आया था कहाँ ठहरे थे? जो पुराने जो उनके गुरुजी थे उनके घर वो ठहरे, रुके थे। यह सुनते ही मैं दौड़ कर गुरुजी के घर जा पहुंचा। ताजवीर मुझसे पहले वहां खड़ा मुस्कुरा रहा था। वे नए माँ साहब को पानी पिला रहा था। मुझे ताजवीर का मुझसे पहले वहां पहुंचना अच्छा नहीं लगा।
वह शाम का समय था। खलिहान में गांधी आश्रम की नई दरी बिछाई गई थी। कोई शाम का टाइम होगा। खलिहान में खेतों के आसपास की जगह जो क्लियर होती है, कच्ची मिट्टी की बनी होती है। गांधी आश्रम मतलब उनका कोई आश्रम होगा जहाँ पे दरियाँ होती होंगी, तो वहीं से लाकर एक नई दरी बिछाई गई थी। नए माँ साहब को हम बच्चों ने आसानी से पहचान लिया था। अब वो यही बता रहा है अब कि भाई वो जो नए मास्टर जी आए थे, हमने पहचान लिया कि यही है वो मास्टर जी। अब वो कैसे? वो बता रहा है कि वे पैंट कमीज और भूरे चमड़े के जूते पहने हुए थे। ऐसे जूते मैंने पहली बार देखे थे। माँ साहब का रंग गोरा था, कलर उनका गोरा था मास्टर जी का, और सिर के काले बाल घुंघराले थे। उनके पास चमचमाता हुआ सूटकेस था, सूटकेस था। वे कुर्सी पर बैठे हुए थे। हमारे गुरुजी पालथी मारकर जमीन पर बैठते थे। हमने पहली बार ऐसा आदमी देखा था जिसके चेहरे पर न दाढ़ी थी न मूंछ ही थी। उनके बारे में जो नए गुरुजी आए हैं, नए मास्टर जी आए हैं, उनके बारे में ये सारी बातें वो उनको देखकर बता रहा है कि ये मतलब मास्टर जी तो कुछ हटके ही हैं। पहले वाले तो जमीन पे बैठते थे अपने पैरों को क्रॉस करके, और ये तो चेयर पे बैठे हैं। कुछ उनसे बहुत डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं, दिखने में, बोलने में, बैठने में, उठने में, हर एक चीज में। तो वो कह रहा है कि पहले मतलब उनकी न दाढ़ी है न मूंछ है, मतलब वो वाले मास्टर की दाढ़ी मूंछ होंगी, ये एकदम क्लियर थे। अब कह रहे हैं कि जो राम रतन सिंह राव मुझे पहली ही नजर में भागे थे। भागे इन द सेंस भाई अच्छे लगे कि हाँ भाई बहुत अच्छे हैं ये दिखने में। तो पहले दिन उन्होंने हम सभी से हमारा नाम पूछा। इंट्रोडक्शन ले रहे हैं बच्चों से। ऑब्वियसली जब कोई टीचर नया क्लास में आएगा तो इंट्रोडक्शन तो ले गई कि भाई आपका नाम क्या है। तो वो यही कह रहा है, पहले दिन उन्होंने हम सभी से हमारा नाम पूछा, घर परिवार के बारे में पूछा, कितने भाई हैं, कितनी बहनें हैं, पिताजी क्या करते हैं, घर में और कौन कौन है। पहले दिन हम बच्चे अपने ही बारे में बताते रहे। छुट्टी का घंटा जब बजा तब पता चला कि सारा दिन बीत गया। माँ साहब की बाई कलाई पर सोने की घड़ी थी। अब उसने ये भी रिमेम्बर कर लिया, देख लिया कि जो उनकी रिस्ट वॉच है वो गोल्ड की है। ताजवीर ने धीरे से मुझे बताया था। ताजवीर माँ साहब के बारे में बहुत सारी बातें बता रहा था, मसलन मानो जैसे उनके पास क्या क्या है। वे ढेर सारी रंग बिरंगी किताबें लेकर आए हैं। उनके पास अखबार भी है। अखबार, यह शब्द मेरे लिए नया था। मैंने चाहकर भी ताजवीर से अखबार के बारे में नहीं पूछा। घर लौटा, खाना खाया, फिर मैं सीधे माँ साहब के घर की ओर चल पड़ा। माँ साहब को गांव के सबसे ऊपर वाला एक खाली मकान रहने के लिए दिया गया था। नए माँ साहब आए दिन शहरों के किस्से सुनाते थे। जो नए मास्टर जी आए हैं वो क्या कह रहे हैं, कहाँ से आए थे? शहरों से आए थे। तो शहर से आए हैं तो ओब्वियसली गांव में उन बच्चों को बताएंगे कुछ नया। तो उन्होंने हमें अखबार के बारे में बताया, बच्चों की पत्रिकाओं के बारे में बताया, सिनेमा के बारे में बताया, रेल के बारे में बताया। वे ही थे जिन्होंने हमें कैमरा दिखाया, दूरबीन दिखाई। गांव में डिबरी और कांच की शीशी और केरोसिन लैंप जलते थे। वे ही तो थे जो सबसे पहले लालटेन और गैस लाइटर लेकर गांव में आए थे। माँ साहब ने ही हमें बताया था कि शहर में आदमी आदमी को खींचता है। हाथ रिक्शा और साइकिल रिक्शे के बारे में उन्होंने बताया। वे हर चीज का चित्र ब्लैक बोर्ड पर बनाते। उनके बनाए चित्र जीवंत मीन्स जीते जागते तो नहीं होते थे, लेकिन हमें उस अनदेखी वस्तु की छवि बनाने में बेहद मददगार होते थे। वो कह रहे हैं लालटेन का मतलब क्या होता है। पहले के लोग जब लाइट नहीं थी तो पहले के लोग क्या करते थे, नीचे एक कांच की बोतल होती थी, उसके अंदर केरोसिन, जो मिट्टी का तेल कहते हैं हिंदी में, उसे केरोसिन होता है, उसे फिल कर लेते थे। और नीचे थ्रेड, एक लंबा सा थ्रेड होता था या कॉटन लंबी सी करके एक चीज के अंदर ऊपर कोई ढक्कन से अंदर उसको मतलब फंसा कर उस केरोसिन से एक लालटेन टाइप बना लेते थे। और जब अंधेरा होता था तो उसी से अपने गांव में अपने घरों के अंदर रोशनी करके काम किया करते थे। पहले के टाइम पे ऐसा थोड़ा ना था बटन जला दिया ट्यूब जल गई।
बटन दबा दिया एसी चल गया, बटन दबा दिया ये हो गया। पहले ऐसी इलेक्ट्रिसिटी कहाँ थी, नामो निशान नहीं था, अंधेरा हुआ करता था, लालटेन लेके लोग निकलते थे। और फिर कहता है कि हाथ रिक्शा, अब वो बता रहा आदमी आदमी को खींचता है, वो क्या सोचा आदमी आदमी को खींचता है, कैसे भाई। अब हाथ रिक्शा तो ऑब्वियसली जब पहले के जो अभी इतने रिक्शे वाले होते हैं जो खुद रिक्शा चलाते हैं और पीछे सवारी बैठाते हैं, जब हमें कहीं जाना होता है शॉपिंग या कहीं पे भी छोटी छोटी जगहों पे, तो हम रिक्शा करते हैं, तो हम बैठते हैं और आगे कोई चला रहा होता है, ऑब्वियसली वो खींचता ही है ना। बैटरी वाले रिक्शे की बात अलग है, बट जो पहले के टाइम के रिक्शे वाले थे तो वो तो हमारा भार खींचते ही थे ना। वो ये बता रहा है आदमी आदमी को खींचता है। उन्होंने ही ब्लैक बोर्ड पर जो चित्र बनाकर वो बताते थे कि वो इस तरह का होता है। मतलब जब वो चित्र बनाकर दिखा रहे थे तो उन्हें ये लग रहा था कि मानो कि वो मतलब जिंदा तो नहीं है, वो रियलिटी में तो नहीं है, बट वो है ऐसा, है ना। अनदेखी वस्तु की छवि बनाने में बेहद मददगार होना मीन्स उस चित्र को देखकर उनको इजी हो जाता था कि अच्छा ऐसा होगा, अच्छा ऐसा होता है। बातों में जादू हुआ करता था, मतलब उनकी बातों में उनको ऐसा लगता था कि बस उनकी बातें सुनते रहो, जो वो बता रहे बस उसी को सुनते रहो। मजा आता था उन बच्चों को उनकी बातें सुनने में। पढ़ाते पढ़ाते वे किस्से कहानियां सुनाने लग जाते। मुझे याद है उन्होंने कहा था कि एक दिन वह भी आएगा जब मशीन से नोट निकला करेंगे मीन्स। अब वो सही कह रहा है, उसका अंदाजा सही था भाई। ऐसा उस टाइम पिछला टाइम पता नहीं कितने पुराना टाइम है जब नोट प्रिंटिंग से मतलब छापे जाते थे। आई थिंक हाथों से ही प्रिंटिंग होती थी, उससे छापे जाते थे। मशीनें तो जब न्यू टेक्नोलॉजी आई है, जब अब सारी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है तो ऑब्वियसली अब तो मशीनें आ गई हैं, तो मशीनें नोट छापती हैं। पहले हाथों से हुआ करता था, ये प्रिंटिंग करी जाती थी हाथों से। जब दूर बैठे हुए आदमी से हम साक्षात बात कर रहे होंगे, वो बोल रहे हैं कि ऐसा दिन भी आएगा जब उस टाइम हम आमने सामने होंगे तो दूर, बट हम एक दूसरे के आमने सामने बात कर रहे होंगे। जैसे कि अब आप लोग हैं, आप वीडियो कॉलिंग करके आप सामने वाले को देख सकते हो कि इतनी दूर है, कहीं कोई दूर गया हुआ है, कहीं आउट ऑफ कंट्री है, कहीं पर भी है, एवरी वट एवर कहीं पर भी है, बट वो एक दूसरे को देख सकते हैं, है ना। वह दिन आएगा जब चांद पर भी शहर बनेंगे। वो ये यादें हैं उनकी, वो बता रहे हैं कि एक दिन भी देखना ही आएगा जब चांद पर भी शहर बनेंगे, घर बनेंगे मीन्स। फिर वही लौटते हैं। जब मैं सीधा माँ साहब के घर की ओर चल पड़ा था, मैं दबे पाँव मकान के मुख्य द्वार पर खड़ा था। दबे पाँव मतलब स्लो, किसी को पता ना चले। माँ साहब ने भीतर से ही पूछा, मैं भाग जाने को हुआ। माँ साहब को लगा कि कोई आया है, तो वो कहता है कि जैसे ही उन्होंने मास्टर जी ने आवाज लगाई ना कि भी कौन है, तो वो क्या कहता है कि मैं तो भाग जाने को हुआ था, लेकिन अरे मनोहर तुम। उनके टीचर ने उसे देख लिया और उसको बोला, क्या नाम था उसका, मनोहर, तुम चले आओ, भागते क्यों, अंदर आ जाओ। मतलब वो बुला रहे हैं उसको कि तुम बाहर खड़े हो, भाग क्यों रहे हो, चले आओ अंदर। माँ साहब जैसे सब समझ गए थे, मास्टर जी समझ गए थे, भैया आया है मुझसे मिलने आया है, कोई ना कोई तो कुछ ना कोई बात होगी। माँ साहब की रसोई में भात पक रहा था। भात मीन्स राइस, चावल। भात की खुशबू मुझे मदहोश कर रही थी। ओहो मजा आ गया भाई उसको तो। उसकी तो फेवरेट चीज मेरे को लग रहा चावल ही है भैया। वो बड़े खुश होके खाने वो मतलब खाता है। जैसे आपकी कोई चीज होगी फेवरेट, जैसे जब बनती होगी घर में, उसकी खुशबू जब आने लग जाती होगी तो आपको भी ऐसा मजा आता तो होगा ना कि कब खाने को मिलेगी, हाय जल्दी से आ जाए बस खा ले। उसकी फीलिंग भी ऐसी ही है। तो वो कह रहा है कि हम गांव वाले तो मोटा अनाज खाते हैं, कभी तीज त्योहार में ही चावल बनता था, बता रहा है वो, वह भी सरकारी सस्ते गले की दुकान का मोटा चावल। मैं माँ साहब के पास जो नई चीजें थी उन्हें देखने आया था। मुझे लगा था कि वे बड़े चाव से मुझे एक एक चीज के बारे में बताएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। माँ साहब प्याज और मूली काट रहे थे, सलाद बना रहे थे। मैं तो चूल्हे के आग पर पक रहे भात की खुशबू को जोर जोर से सांस लेकर अपने भीतर सहेज रहा था। वो कह रहा है कि मैं तो जो चूल्हे के पास आग जल रही थी, चूल्हे की आग जो जल रही थी उस पे जो भात रखा हुआ था, राइस रखे हुए थे, चावल पक रहे थे, तो उसकी जो खुशबू आ रही थी वो उसको बहुत एंजॉय कर रहा था। जोर जोर से सांसें लेकर उसे अपने अंदर
इनहेल करना मीन्स अंदर तक लेना, अच्छी चीज कि भाई हाँ मजा आ गया। मैं लंबी सांस लेते हुए आंखें बंद कर रहा था। मजा आ गया भाई, आज तो चावल बन रहे हैं। मास्टर जी ने देख लिया, वे हंसते हुए बोले, खाना खाया कि नहीं? मैंने ना में सिर हिलाया। माँ साहब ने स्टील की 2 चमचमाती थालियां पानी से धोई। मतलब चमचमाती मतलब एकदम नई, न्यू, जिसे अपना थाली में आप शक्ल भी देखोगे तो वो भी क्लियर दिखाई देगी, वैसी चमचमाती, नीट एंड क्लीन। साफ कपड़े से पोंछते हुए दरी के ऊपर रख दी। भात पक चुका था, चावल बन चुके थे। गांव में सभी के पास एल्यूमिनियम और कांसे की थालियां होती थी। एल्यूमिनियम क्या होता है? एक धातु टाइप होता है। एल्यूमिनियम, कांसे, पहले के लोग ऐसे ही चीजों में खाना बनाया करते थे और खाया करते थे। मैंने थाली उठाई, प्लेट उठाई उसने, और उसमें अपना चेहरा देखने लगा। माँ साहब ने बताया कि यह स्टील है, एक धातु है। अब माँ साहब एक एक कर अपनी चीजों के बारे में बताने लगे, लेकिन मेरा ध्यान तो भात पर ही था। माँ साहब ने दोनों थालियों में दाल भात परोसा। भात की खुशबू के सामने दाल कौन सी बनी थी यह जानने की मैंने कोशिश ही नहीं की। घर से भरपेट खाना खाकर ही मैं माँ साहब के घर की ओर चला था। इसके बावजूद मैंने छक कर दाल भात खाया। मैंने माँ साहब से पहले ही अपनी थाली चाट डाली थी। वो तो मास्टर जी से पहले ही उसने थाली को फिनिश कर दिया था। दोबारा परोसे जाने का कोई विकल्प नहीं था। उसे लग रहा था कि दोबारा शायद खाने को नहीं मिलेंगे, इसलिए पहले ही सारी चाट दो, फिनिश कर दो भैया। तो फिर वो कह रहा है कि यह मैं पहले ही देख चुका था। मैं उठा और माँ साहब के लिए धारे से एक बाल्टी पानी भरकर लाया। धारा इन द सेंस की जो 5-6 घरों के बीच में या थोड़ी सी डिस्टेंस पे छोटा सा नल, हैंड पंप, कुछ ऐसी चीज हुआ करती थी जहाँ से लोग खुद ही पानी भर के अपने घर स्टोर किया करते थे। पहले के टाइम पे नहीं होता था कि हाँ पाइपलाइन है, नल खोलेंगे और पानी आ जाएगा फटाफट। इतनी इजी लाइफ नहीं हुआ करती थी। पहले की लाइफ बड़ी टफ थी। मेहनती लोग थे, मेहनत करते थे हर एक चीज के लिए। दूर दूर तक जाना, बस शहरों में जाने के लिए भी कितना पैदल चलना पड़ता था। आप लोग 1 किलोमीटर भी नहीं चल पाओगे, वो 1.5 घंटे पैदल चलते थे, 2 घंटे। मतलब पहले की लाइफ और अब की लाइफ में बहुत फर्क है। अब वो कह रहे हैं कि धारे से एक बाल्टी पानी भरकर लाया। दोनों पतीले और दोनों थालियां मैंने मांजी, मीन्स साफ कर दी, उसने धो दी। माँ साहब मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। मीन्स धीरे धीरे उन्हें देख रहा था उनका मास्टर और मुस्कुरा रहे थे। मजेदार बात यह थी कि बर्तन मांजने का सही तरीका भी, बर्तनों को धोने का सही तरीका भी उन्होंने ही मुझे बताया था। वो ये बता रहा है कि मेरे टीचर ने मुझे बताया था कि ऐसे भी ऐसे धोते हैं। मैं उछल छल कर घर लौटा था। उछल छल के मीन्स अपनी मौज में, अपनी मस्ती में, पैर इधर उधर ऐसे करते करते, भागते, चलते, एंजॉय करते हुए कि वाह वाह भाई आज तो दिन बन गया, आज तो मनपसंद चीज मिल गई खाने की, मजा आ गया। मैंने अपने पेट पर कई बार हाथ फेरा। अब भाई वो पेट पे भी हाथ फेर रहा है। गोल लोटे के आकार पेट पर उभर आया था। उसका पेट कैसा लग रहा था? गोल मटोल, जैसे कि एक लोटा नहीं होता वैसा उसे फील हो रहा है। ताजवीर को मैंने सारा किस्सा सुनाया। किस्सा सुनाना मीन्स बताना, बातें कि क्या हुआ था वहां पर टीचर के पास जब वो गया था। ये सब चीजें कैसे बता रहा है? वो बता रहा है, ताजवीर ने कहा कल से मैं भी आऊंगा। माँ साहब के खाना खा लेने के बाद जो भात बचेगा एक दिन तू खाएगा और एक दिन मैं खाऊंगा। मुझे उसका सुझाव मानना पड़ा। हम दोनों स्कूल से तेज कदमों से घर लौटते, खाना खाते और माँ साहब के घर की ओर चल पड़ते। एक दिन धारे से पानी मैं लाता और ताजवीर बर्तन धोता। दूसरे दिन मैं बर्तन मांजता और धारे से पानी ताजवीर लाता। एक दिन बचा खुचा भात ताजवीर खाता, दूसरे दिन भात खाने की बारी मेरी होती। आज ताजवीर विदेश में है। अब वो ये स्टोरी में क्या कह रहे हैं कि वो जो पहले अपने बचपन की सारी किस्से कहानियां सुना रहे थे, तो वो अब कह रहे हैं कि अब हम वो बड़े हो गए हैं और वो कहाँ पर है अब? विदेश, आउट ऑफ कंट्री। उसकी कोई जॉब लगी हुई है
वो होटल में काम कर रहा है, रसोइया मीन्स कोई शेफ या कुक है किसी अच्छे होटल के अंदर, बड़े अच्छे। तो वो मैं अध्यापक हूँ, वो कह रहा है मैं टीचर हूँ, तमाम किस्म के चावलों से बना भात खा चुका हूँ। वो कह रहा है कि बहुत ही वैरायटी के चावल खा चुका हूँ, वो ये बोल रहा है। लेकिन जो माँ साहब की रसोई से बने भात की खुशबू जैसे दिल दिमाग में आज भी ताजा है। वही कह रहा है कि जैसे कि मास्टर जी के घर के बाहर जब खड़ा हुआ था, उसने चावल खाने थे, उनके मुँह से जब खुशबू आई जा रही थी चावलों की, भात बनने की, तो वो कैसे उसे फील कर रहा था। अब वो इसे क्या कर रहा है, रिमेम्बर कर रहा है, याद कर रहा है कि ऐसा हुआ था। तो मानो कि उसके सामने आप कोई भी बढ़िया से बढ़िया वैरायटी का राइस रख दो, बट उसको क्या अच्छा लगा और क्या याद रह गया कि लेकिन माँ साहब की रसोई से जो बने भात थे उसकी खुशबू वो कभी भूल नहीं सकता, दिल से नहीं, दिमाग से नहीं, और उसे हमेशा याद करता रहेगा। ओके, ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। और जो ये राइटर है इसके लेखक का परिचय ये है, इंट्रोडक्शन। वो है मनोहर चमोली मनु, जन्म 1 अगस्त 1973, अलाम टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ था। इनकी प्रमुख कृतियाँ ऐसी बदली नाक की नथ, पुछेरी, सवाल 10 रुपए का, एक उत्तराखंड की लोक कथाएं एवं उत्तराखंड की लोक कथाएं। इन्हें साहित्य के क्षेत्र में अनेक पुरस्कार एवं सम्मानों से विभूषित किया गया है। साहित्य के क्षेत्र में अनेक पुरस्कार का मतलब गिफ्ट दिया गया है इन्हें, मेडल या अच्छे मतलब मेडल मिला हुआ है, इन्हें रिस्पेक्ट दी गई थी और इनको पुरस्कार मिले थे, उसी से रिस्पेक्ट कहते हैं ना, मतलब ऑनर है इनके लिए कि भाई हमें ये चीज़ हमने लिखी है तो उसके लिए इन्हें ये सब चीज़ें मिली थी। ओके बच्चों, आपका चैप्टर आज यहीं पर डन होता है कंप्लीट। आपको इस लेसन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो क्वेश्चन आंसर्स में तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। अगर आपको क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने हो तो मैं आपको मेरी वेबसाइट पर मैं आपको उसका क्वेश्चन आंसर्स का रिप्लाई दे दूंगी। ओके, आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा, और बाकी आप एक बार अगर समझ ना आए तो दूसरी बार आप सुन लीजिएगा, सेकंड टाइम में तो समझ आ ही जाएगा। अच्छी स्टोरी है, लेसन एक स्टोरी की तरह ही अगर आप सुनोगे तो आपको मज़ा आएगा पढ़ने में भी और मुझे पढ़ाने में भी। ओके, बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।